नमस्कार साथियों, एनएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो 10th क्लास का पहला चैप्टर है साइंस का, रासायनिक अभिक्रिया। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं इस चैप्टर को, वन बाय वन एक-एक टॉपिक को समझते चलेंगे, साथ ही साथ डायग्राम भी आपको समझाते चलेंगे। तो वीडियो में बने रहें, ठीक है? सारी बातें क्लियर हो जाएँगी, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी, तो सारे डाउट यहीं पर क्लियर हो जाएँगे आपके, ठीक है कि नहीं? ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले हमें रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानना है। तो सबसे पहला यानी कि जो पहला टॉपिक आता है हमारे पास वो आता है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन अपने आप में दो प्रकार से होता है, एक तो भौतिक परिवर्तन होगा और एक रासायनिक परिवर्तन होगा। आपके पास पहला हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की, मतलब भौतिक परिवर्तन कैसा होगा उसके बारे में देखते हैं पहले, फिर हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। पहले भौतिक परिवर्तन देखो क्या होता है भौतिक परिवर्तन। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, किसी पदार्थ में जब परिवर्तन होता है तो दो प्रकार से होता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया आपको, ये परिवर्तन दो प्रकार से होता है। पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। जो भौतिक परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ का परिवर्तन पश्चात वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है, जैसे आप कह सकते हैं बर्फ से हमने पानी बना दिया और पानी से फिर बर्फ बना सकते हैं। ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा आपका, भौतिक परिवर्तन। वापस मूल अवस्था मिल जाए तो वो भौतिक परिवर्तन आएगा। जिसे मूल अवस्था नहीं प्राप्त होती उसे रासायनिक परिवर्तन करेंगे हम। आई बात समझ में? जैसे कोई आपके पास कागज लिया, आपने कागज को मोड़ दिया, तो मोड़ने के दौरान उसे फिर से सीधा कर दिया आपने, तो भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब हम रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट्स प्रोवाइड किए हैं। आप यदि कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश में भी नोट याद कर सकता है और नोट डाउन कर सकता है। कोशिश ये करना कि अपने हाथ से नोट्स बनाए जाए, ठीक है, क्योंकि अपने हाथ से बनाए गए नोट्स हमेशा के लिए याद रहते हैं। आप बनाइए, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग नोट्स हमने दिए हैं, आप अपने हाथ से ही बना सकते हैं। या आप हमसे भी कह सकते हैं सर हमें तो पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ दे दीजिए, हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है नोट्स बनाएंगे, हमको तो केवल तैयारी करनी है और पढ़ना ही पढ़ना है। तो हम इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं हम। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें पदार्थ वापस मूल अवस्था में नहीं आ सकता, यानी कि मूल अवस्था प्राप्त नहीं की जाने की, उसे कहा जाएगा क्या, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब रासायनिक परिवर्तन की ही हम चर्चा करें क्योंकि हमारा जो टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन पर ही आधारित है। रासायनिक अभिक्रिया को आगे जाके हम रासायनिक परिवर्तन ही बोलेंगे। ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या लिखनी है आपको रासायनिक परिवर्तन की। हमारे पास कुछ इस प्रकार निकल के आती है, जब ऐसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें पदार्थ की वापस मूल अवस्था नहीं प्राप्त की जा सकती। भाई मूल अवस्था नहीं मिलने की, एक बार बदल गया तो बदल गया। जैसे आप दूध से दही बना रहे हैं, दही से वापस दूध नहीं बन पाने का, है कि नहीं? तो ऐसा परिवर्तन अपने आप में क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। हमारे पास हमने अभी बताया आपको दही का जमना अपने आप में क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। भाई जब आप दूध से दही बनाएंगे तो वापस दही से दूध नहीं प्राप्त किया जा सकता है, तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। या लोहे पर जंग लग जाता है तो अपने आप में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है धीरे धीरे, यानी कि अक्षय होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी अपने आप में क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूसरा भोजन का पकना, आप बाजार से हरी सब्जी लाई, पका करके उसे पीला काला कर दिया, ठीक है नहीं, जैसे भी बना सकते हैं आप। तो अपने आप में क्या कहलाया, एक रासायनिक परिवर्तन कहलाया। ओके हो गया, क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसी चीज को हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आई बात समझ में? बिल्कुल इजी इजी थ्योरी लिखी है, ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, बिल्कुल आसान आसान थ्योरी हमने बड़ी मुश्किल से कहीं कहीं से ढूंढ ढूंढ के नोट्स बनाए आपके साथ। तो आप इनको जाकर के पढ़िए, बड़े ध्यान से और ईमानदारी के साथ पढ़िए, तभी आपको याद हो पाएंगे। बिल्कुल इजी इजी डेफिनेशन है, आप देख भी सकते हैं। आई बात समझ में? तो हमें क्या बोला रासायनिक अभिक्रिया का, जब हमसे एग्जाम्पल पूछे जाए, समीकरण पूछे तो क्या बताना है आपको। ये आपके पास CaO जिसे कहेगा कैल्शियम ऑक्साइड, और ये जल H2O जल का फॉर्मूला, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्राप्त करता है। भाई दो चीजें बनी, दो चीजें आपस में मिली और मिल करके उसने नए पदार्थ का निर्माण करता है। एक या एक से अधिक पदार्थ बनाता है तो उसे कहा जाता है आपका क्या, रासायनिक अभिक्रिया। और जो राइट वाले और लेफ्ट वाले, इनमें दो चीजें निकल करते हैं, इधर वाले को हम रिएक्टेंट कहते हैं और इधर वाले को हम प्रोडक्ट कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। रिएक्टेंट को अपने आप में अभिकर्मक या उत्पाद भी कहा जाएगा। ठीक है, अभी हम इन पे चर्चा करेंगे। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया जब हम बात कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हमने पहले भी आपको बता चुके हैं, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। जैसी दो या दो से अधिक डेफिनेशन आपके सामने दिखने मिलेगी, आप कोई से भी याद करके वही लिख सकते हैं। ठीक है, ये पीछे पढ़ के आ चुके हैं हम। अब हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, हमें ये बताना है। भाई अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी कैसे पता चलेगा हमें? ठीक है भाई, कोई आपके पास दुर्घटना किसी प्रकार का कोई भी समीकरण अवघटित हुई तो उसमें कैसे पता चलेगा रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई? ओके, तो इसमें उसके लिए हमें क्या करना होगा, यदि पदार्थ की अवस्था बदलती है, ठोस से द्रव में आ रहा है, द्रव से गैस में बदल रहा है, तो वहां भी रासायनिक परिवर्तन होगा, तो रासायनिक अभिक्रिया हुई। या आप कह सकते हैं कलर बदल रहा, भाई पहले काला था फिर पीला हो गया, पहले से नीला हो गया, कैसे भी हो सकता है। अगर कलर बदल रहा है यानी कि कलर चेंज हो रहा है, रंग बदल रहा है, तो वहां पे भी आप कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई। गैस निकल ली तब भी, ताप परिवर्तन हो रहा तब पर भी। उसी प्रकार हम कह सकते हैं यदि इन चारों कंडीशन में से कुछ भी नजर आता है, कुछ भी दिखाई देता है, कोई भी संकेत मिलता है, तो हम कह सकते हैं वहां रासायनिक अभिक्रिया हुई, वहां अपने आप में क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई।
ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास निकल के आता है रासायनिक अभिक्रिया, जो हम बात कर रहे हैं लगातार, तो उसकी एक और परिभाषा पूछी जाती है। भाई रासायनिक अभिक्रिया तो हमें पता है, कभी कभी रासायनिक समीकरण पूछ लेता है, भाई रासायनिक समीकरण बताओ हमें क्या होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा रासायनिक समीकरण में लिखे आते हैं, वो गलत है, जो कि एक गलत है, और आपका नंबर नहीं मिलेगा, नंबर काट ले जाएंगे। तो हम रासायनिक समीकरण को देखते हैं। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हमने शब्दों में बताया तुम्हें, जब जलीय चूने में पानी मिलाया जाता है, ये जलीय चूना अपने आप में CaO, जलीय चूना नाम जल है पर जल नहीं है इसके अंदर, जलीय चूना, जबकि अपने आप में क्या होता है, कह सकते हैं एक प्रकार से अनबुझा चूना होता है। भाई आप कह सकते हैं इसको CaOH का उल्टा, जहाँ जल की मात्रा होगा बुझा चूना होगा, है कि नहीं। तो दोनों का कंफ्यूजन बना रहता है बच्चों में कि जलीय चूना है कि ये वाला जलीय चूना है। तो इसके लिए याद रखने का तरीका ये है, तो जलीय चूना है, जलीय नाम है पर वो जला हुआ है, इतना याद रखना, जलीय चूना मतलब जला हुआ है, ठीक है। और ये चूने का पानी है, आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है, जब जलीय चूने में पानी मिलाया जाता है तो बुझा चूना बनता है, यह है रासायनिक अभिक्रिया। सिंपल सी बात है भाई, हमें पता है। जब यहाँ हमने क्या किया, पीछे एग्जाम्पल में भी पढ़ा था हमने भी, भाई जलीय चूने में हमने पानी मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा चूना बना। ये एक कथन है, ये क्या होगा, एक स्टेटमेंट होगा, हमने इस चीज को बोल दिया। अब इस चीज को बोला जो हमने, ये रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया को सांकेतिक रूप में, संक्षेप में या सांकेतिक रूप में दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। हमने तो थ्योरी में बोला था अभी, भाई ऐसी स्टेटमेंट बोल दिया कि जलीय चूने को पानी मिलाया जाता है, बुझा चूना बनता है। अब इसे सांकेतिक रूप में दर्शाना ये रासायनिक समीकरण है। जैसे यहाँ पर इधर लिखा जाएगा आपके पास अभिकारक, ये इधर आएंगे उत्पाद। जैसे हमारे पास सामने लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ मिलाया जाता है और क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बीच में लगाना है तीर का निशान। इसको बोल दिया रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन और इक्वेशन दोनों अलग चीज है, याद रखना आपको। अब इसमें दो चीज इस्तेमाल होती है, हमने बोला ये इधर वाला रिएक्टेंट होता है और इधर वाला प्रोडक्ट होता है। तो हम अब इन दोनों पे मतलब इन दोनों की डिटेल में चर्चा करते हैं, अभिकारक क्या है, रिएक्टेंट क्या है, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या है। वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। भाई भाग लेने वाली जो चीज होंगी वो अभिकारक होंगे, और इन्हें अभिकर्मक भी कहा जाता है, इंग्लिश में कहता है रिएक्टेंट, और अभिकारक या अभिकर्मक। ओके। जैसे ऊपर की समीकरण दी है, CaO और H2O अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए दोनों क्या अपने आप में अभिकारक है, दोनों क्या है, ये अभिकारक है, और ये उत्पाद है, ये दूसरे क्या है, उत्पाद है, ठीक है। अब हम उत्पाद की बात करते हैं, उत्पाद क्या है भाई, देखिएगा। अच्छा, जब उत्पाद की बात करते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है अभिकारक मिलके या किसी भी अभिक्रिया के दौरान जो नई चीज बनाता है, उसे हम कहेंगे उत्पाद। किसी अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे CaO बना, वहां पर भी ये समीकरण जो आपने देखी, उसमें आपके पास क्या बनना था, CaOH का होल ट्वाइस बनना था, नहीं बनना था, तो ये अपने आप में क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है ना। अब नई टॉपिक आता है हमारे पास कंकाली समीकरण। अभी कंकाली समीकरण क्या होती है, कभी कभी एक दो नंबर में पूछी जाती है, आपको ये भी पढ़ना है। हमने कहा कोई भी टॉपिक नहीं छूटने का, एक एक वन बाय वन सारे टॉपिक क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। एक भी टॉपिक इस चैप्टर से नहीं छोड़ेंगे, सारे टॉपिक क्लियर करेंगे इस वीडियो को देख करके। आगे कोई वीडियो देखने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, बस ध्यान से समझना, अपने हाथ से नोट्स बनाना है। अब आती है हमारे पास कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण स्कैटर इक्वेशन आपको पता है कैसी समीकरण होती है, इसको देखते हैं। नई चीज है, कुछ समझ में आएगा, ध्यान से समझेंगे। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहा जाता है। वह जो अनबैलेंस इक्वेशन होती है उन्हें ही हमने क्या बोल दिया, कंकाली समीकरण बोल दिया। एक लाइन की डेफिनेशन है। जैसे आपके सामने समीकरण भी लिखा हुआ है, मैग्नीशियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम और O का मतलब O2 ऑक्सीजन, जब इसकी आपस में क्रिया कराई जा रही है MgO बनना, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई, इधर जितनी संख्या है ऑक्सीजन की और राइट साइड नहीं है, तो किसी परमाणु की राइट साइड जितनी संख्या होगी लेफ्ट साइड भी उतनी होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। आगे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम करेंगे। तो इसे संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में। जैसे यहाँ कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। संतुलित कैसे करना है, जितनी राइट साइड होगी उतनी लेफ्ट साइड होगी। भाई परमाणु की संख्या दोनों ओर बराबर होनी चाहिए, तो इसलिए ये अपने आप में क्या कहलाएगी, संतुलित समीकरण कहलाएगी। जो संतुलित नहीं होगी वो कंकाली समीकरण होगी। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ओके, चलिए जैसे यहाँ सामने भी लिखा हुआ है, द्रव्यमान न तो बनता है और न ही नष्ट होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है भाई, द्रव्यमान को न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेज सकते हैं। अब इसको बैलेंस करना है, अगर भाई इसको संतुलित करना है, अभी तो हमने बात की थी भाई ये अनबैलेंस इक्वेशन है, इसको हमें संतुलित करना। आगे बहुत सारी इक्वेशन आएगी आपके पास, संतुलित करना भी हम आपको इसी समीकरण मतलब इसी वीडियो के अंदर सिखा देंगे, समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो जब इसे बैलेंस करना है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या आपके पास 1 है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, तो ऑक्सीजन हो गए 2। जब ऑक्सीजन 2 हो गए और मैग्नीशियम इधर 1 है, भाई मैग्नीशियम भी तो 2 हो गए, तो 2 ही आप इधर लगा दीजिए, अब बैलेंस हो गया। यदि आप देख पा रहे हो ध्यान से, 2 मैक्सिमम 2 आपके पास मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, तो बैलेंस कर दिया आपने समीकरण आसानी से। कोई दिक्कत? हाँ, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। हमारे पास फिर निकल के आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। भाई रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली हमने, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार भी हमें पढ़ने हैं, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। क्वेश्चन आता है, रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का वर्णन करे। तो किसी भी समीकरण के बारे में पूछ लेता है आपका, संयोजन, वियोजन, अपघटन, हम अलग अलग करके पढ़ने वाले हैं सबका।
पहली समीकरण आती है हमारे पास संयोजन अभिक्रिया। कौन सी आती है? संयोजन। इसके नाम में छुपा, संयोजन का मतलब जुड़ना, भाई जुड़ना, किसी चीज के साथ जुड़ना, संयोजन कॉम्बिनेशन, जुड़ जाएगी चीजें। तो क्या डेफिनेशन है? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक मतलब ये राइट साइड वाले, इनकी बात हो रही है, एक नया प्रोडक्ट बना रहे, अभिकारक एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। भाई दो हो या दो से अधिक हो, क्या बनाएंगे? एकल उत्पाद बनाएंगे। इससे हमने क्या कह दिया? क्या कह दिया? आप कह सकते हैं इसे संयोजन अभिक्रिया। ये अपने आप में क्या है? संयोजन अभिक्रिया। इसका सामान्य सूत्र क्या निकल जाता है? देखिएगा, बी ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं? ए बी बना रहे हैं। ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, और आपस में प्रोडक्ट बना रहे हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमने आपके सामने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। एग्जाम्पल क्या है? वही पुराना, एक ही समीकरण याद रख लीजिए, बहुत जगह इसी का इस्तेमाल करेंगे। बाकी ज्यादा भारी भरकम काम नहीं है, आपको केवल एक समीकरण को ही याद रखना है, और ये काफी जगह इसी का इस्तेमाल करेंगे जो आपने आपके सामने समीकरण लिखी है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, 3 बार आ चुका अभी तक, आ चुका नहीं? कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ जोड़ेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है, तो ये अपने आप में क्या कहलाई? संयोजन अभिक्रिया कहलाई। भाई दो रिएक्टेंट है, दोनों ने मिलकर एक उत्पाद बनाया, एकल उत्पाद बनाया, इसलिए संयोजन अभिक्रिया कहलाई। ओके, नेक्स्ट वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। कभी कभी अपघटन भी बोल देता है, कभी कभी वियोजन भी बोल देता है। आपसे पूछा जाता है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक अपघटित या विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, निर्माण करता है, विघटन अभिक्रिया कहलाती है। सेम पिछले समीकरण को हम यदि उल्टा कर दें, भाई पिछले समीकरण क्या थी? देखिएगा, आपके सामने ये समीकरण लिखी थी हमने, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया आपके सामने किसके साथ करा रहे हैं? जल के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनना। सेम वही समीकरण हमने ऑपोजिट कर दी, उल्टी कर दी, इनवर्स ले ली इसकी। भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जब गर्म करेंगे, गर्म करने के दौरान आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और जल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या कहलाई? वियोजन अभिक्रिया। भाई आपने क्या किया? बाह्य कारक के प्रभाव से इसको तोड़ दिया, तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? तो अपने आप में क्या कहलाई? दो अलग अलग उत्पाद में प्राप्त किया इसको हमने, तो जिस वजह से ये विघटन हो गया और वियोजन अभिक्रिया कहलाई। ओके, अब वियोजन अभिक्रिया कभी कभी आपसे पूछा जाता है वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, लिखिए। तो पहले नंबर पे आती है हमारी वियोजन अभिक्रिया उष्म वियोजन, ये 3 प्रकार से पढ़ रहे हैं हम। फिर आएगा विद्युत वियोजन, और फिर उसके बाद आएगा प्रकाश वियोजन। जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो 3 प्रकार से होती है, उष्म वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाश वियोजन। अच्छा, उष्म वियोजन क्या है? इसमें वियोजन की अभिक्रिया उष्मा के द्वारा होती है। जब उष्मा दी जाती है किसी अभिक्रिया को, एकल, ये एकल उत्पाद है। पुरानी समीकरण हमने कहा बहुत जगह इस्तेमाल होगा, एक ही समीकरण बार बार आ रहा है, देखो दूसरा लिखना ही नहीं हमें ना, दूसरा याद करना है, एक ही समीकरण याद कर लीजिए, इसी से काम बन जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कर रहे हैं और इसको जब हीट कर रहे हैं तो अलग अलग काय में उत्पाद में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और जल प्राप्त हुआ। ओके, विद्युत की बात करते हैं। विद्युत वियोजन क्या होते हैं? इसमें उष्मा विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। भाई विद्युत दिया जाएगा, विद्युत के माध्यम में आप क्या करेंगे? उसको तोड़ेंगे अलग अलग अभिकारकों में, मतलब किसी एकल अभिकारक को अलग अलग उत्पाद में तोड़ेंगे, तो उसे कह दिया विद्युत वियोजन। जैसे जल के हमने 2 अणु लिए, जल के 2 अणु लिए और विद्युत धारा का प्रवाह किया, जिससे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल समीकरण लिखी है, एक बार में याद हो जाएगी अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर। सही बात समझ में? अच्छा, प्रकाशीय वियोजन क्या होगा? जब वियोजन की अभिक्रिया में उष्मा प्रकाश के रूप में दी जाती है। भाई प्रकाश के रूप में, प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करा रहे हैं, संपन्न करा रहे हैं, तो अपने आप में प्रकाशीय वियोजन कहलाई। जैसे एजीसीएल है, सिल्वर क्लोराइड। एजीसीएल का मतलब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड नीचे नाम भी लिखे हैं, आप ध्यान देख सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश लिया और जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो अलग अलग 2 अणु में टूट जाएगी, यानी कि एजी आपके पास सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। ये हमने किया वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, विघटन अभिक्रिया के या वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। अब हम करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कि विस्थापन अभिक्रिया। अब क्या करने वाले हैं आप? विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? देखिएगा, ये भी कभी कभी पूछी गई है, काफी बार आ चुका है क्वेश्चन। विस्थापन अभिक्रिया लिखिए। विस्थापन अभिक्रिया हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। पहले हम विस्थापन की अभिक्रिया की बात करते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील के लिए ग्राफ होता है, वो चैप्टर नंबर हम, वो जो 3rd चैप्टर है धातु तथा अधातु, उसमें किया हुआ है, आप वहां जाकर के देख भी सकते हैं। जब आपके पास 3rd चैप्टर आएगा उसमें कम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील पदार्थ की क्रियाशीलता क्रम आएगा आपके पास। ठीक है, बस यहाँ केवल आपको याद रखना है जो आपके सामने समीकरण लिखी है, जिंक ऑक्साइड में, मतलब जिंक और कॉपर में जो अधिक क्रियाशील पदार्थ है आपके पास जिंक है, कॉपर कम क्रियाशील पदार्थ है। तो यहाँ क्या हुआ? जो कम क्रियाशील पदार्थ था उससे ऑक्सीजन उसने अलग कर, मतलब उसके पदार्थ को उसने अलग कर दिया। देखो, जिंक और ये कॉपर सल्फेट, इससे SO4 को अलग करके अपने साथ जोड़ देगा। ठीक है, जिंक यहाँ पे अपने आप में क्या बन गया? जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग हो गया। तो ये कम क्रियाशील पदार्थ है। कौन? आपके पास कॉपर। कॉपर क्या है अपने आप में? कम क्रियाशील पदार्थ। और जिंक क्या है अपने आप में? अधिक क्रियाशील पदार्थ। ओके हो गया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए अब हम विस्थापन की बात करें। विस्थापन हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। जब एक पदार्थ का विस्थापन हो तो एकल विस्थापन अभिक्रिया, जब 2 पदार्थ का विस्थापन हो द्विविस्थापन। ये जो पिछला एग्जांपल है ये एकल विस्थापन का ही एग्जांपल है। भाई यहाँ एक पदार्थ का विस्थापन हुआ, कॉपर से SO4 अलग हुआ, जिंक के साथ जुड़ गया, तो जिंक ऑक्साइड होना। केवल एक पदार्थ का विस्थापन हुआ, तो इसलिए एकल विस्थापन अभिक्रिया। दोनों जगह काम करते हैं। एकल विस्थापन पूछा जाए तो तब ये लिखना है, विस्थापन पूछा जाए तब यही लिखनी है आपको। ठीक है, अब हम द्विविस्थापन की बात करें। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है,
द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी? द्विविस्थापन। ये द्विविस्थापन यहाँ सही कर लेना आपको। क्या कहलाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं आप डायग्राम के माध्यम से समझिए। इसके जो यौगिक के जो आयन है वो दूसरे यौगिक के साथ जाएगा, जो इसके आयन है वो इसके साथ जाएंगे। आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा यहाँ पर। जैसे समीकरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं भाई ये ए स्मॉल बी और सी स्मॉल डी, तो ये ए डी के साथ पहुंचेगा, मतलब जो डी आयन था इसका ए के साथ चलेगा और बी आयन था वो सी के साथ चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे NaCl है और AgNO3 के साथ सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, नमक का फॉर्मूला आपको पता है, AgNO3 के साथ जब क्रिया करेगा तो AgCl क्या बनेगा? AgCl सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट देगा। क्या देगा? सोडियम नाइट्रेट। मतलब यहाँ क्या हुआ, जो आपका Cl आयन था वो Ag के साथ पहुंच गया और जो NO3 आयन था वो सोडियम के साथ पहुंच गया। देखो यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो गया, इस वजह से द्विविस्थापन अभिक्रिया बोल दिया। ओके हो गया? कोई प्रॉब्लम आपको? ठीक है कि नहीं? हाँ चलिए नेक्स्ट हमारे पास निकल के आती है उसके बाद उष्मा के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। अपने आप में ये भी 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। सारी बातें क्लियर करनी है, हमें धीरे धीरे सारी चीजें समझनी है इस चैप्टर के। हमें तो सभी पूरा चैप्टर परफेक्ट बनाना है ताकि हमें इससे कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो उष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की पढ़ेंगे। बिल्कुल आसानी से समझ जा पाएंगे इसको, बिल्कुल शांत स्वभाव में आसानी से दिमाग में बैठ जाएगी। देखिएगा कैसे करेंगे। उष्मा सेपी 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 से मतलब है किसी चीज, जब आप कूड़ा कचरा जलाते हो तो सेकने का कार्य करते हो, है ना? सेपी सेपी यानी कि सेकना, उससे याद रखना सेपी मतलब सेकना। सेकना कब करेंगे? जब उष्मा उत्पन्न होगी। भाई जब आग जलाएंगे उष्मा उत्पन्न करेंगे तभी तो सेक पाएंगे हम, तो सेपी वहां से याद रख सकते हैं आप। डेफिनेशन क्या लिखनी है? देखिएगा परिभाषा क्या लिखनी है। हमें कहा वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा निकलती है उष्मा सेपी अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पुराना जो लगातार वही समीकरण आ रहा, दूसरा नहीं बदल रहा, हमने कहा एक ही समीकरण को याद रखना है, वही हर जगह एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में काम करेगा और हम हर बार उसे ही ले रहे हैं, तीसरा अब तक नहीं लिया हमने। क्या आप देख पा रहे हो? वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो हमने चेंज नहीं किया अब तक, सेम वही चल रहा है। तो उष्मा सेपी अभिक्रिया क्या होगी? जिस अभिक्रिया के दौरान उष्मा उत्पन्न होगी वह उष्मा सेपी अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे एग्जांपल हमने आपके सामने दिया CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड क्रिया जल के साथ करेंगे। पुराने टाइम पे चूना आता था, चूने को में पानी डालते थे तो एकदम से भाप निकलती थी। ठीक है, ये बुझा चूना बना तो ये अपने आप में क्या देगा? भाप देगा, हीट देगा, उष्मा देगा, तो इसे कह दिया उष्मा सेपी अभिक्रिया। अच्छा उष्मा शोषी क्या होती है? उष्मा शोषी वे अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। शोषण का मतलब भाई कमी हो रही, शोषण का मतलब कमी हो रही, उष्मा देनी पड़ रही है हमें, कोई अभिक्रिया कर रहे हैं तो उष्मा देनी पड़ेगी। जैसे खाना बनाना उष्मा शोषी प्रक्रम है, जैसे आप भोजन बनाते हैं वो अपने आप में क्या है? उष्मा शोषी प्रक्रम है, ये याद रखना। जैसे इसी समीकरण को हमने उल्टा कर दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब उसे हीट करेंगे गर्म करेंगे उष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल अलग हो जाएगा, तो ये अपने आप में क्या कहलाई? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाई। ठीक है कि नहीं? चलिए अब आपके पास आता है अपचयन और उपचयन। अपचयन और उपचयन क्या होता है देखिएगा, ध्यान से समझेंगे। अपचयन अभिक्रिया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है, वो अपने आप में अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की तो वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी वो क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन, मतलब वो क्या कहलाएगी? रिडक्शन अभिक्रिया कहलाएगी। रिडक्शन मतलब अपचयन अभिक्रिया। जैसे सामने आपके लिखा हुआ भी है, जब जिंक ऑक्साइड क्रिया हम कॉपर के साथ कराते हैं, जिंक से ऑक्सीजन अलग होगा तो जिंक में क्या होगी? ऑक्सीजन की कमी होगी। जिंक में क्या होगी? ऑक्सीजन की कमी होगी, जिस वजह से ये क्या कहलाया? अपने आप में क्या कहलाया? अपचयन अभिक्रिया। रिडक्शन ये लिखा हुआ है देखो, रिडक्शन होगा। इसी प्रकार उपचयन की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब रिड्यूस, रिड्यूस से आप याद रखते हैं किसी चीज का निकलना, तो ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन अभिक्रिया। ऑक्सीजन की वृद्धि होना, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, वे पदार्थ जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है अपचयन कहलाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन कहलाएगी। जैसे जिंक ऑक्साइड है कॉपर के साथ क्रिया कर रहा है, सेम पुरानी समीकरण जो हमने ऊपर लिया वो यहाँ लेना बस। बस यहाँ को जो हम आप कह सकते हैं यहाँ पर जो सॉरी ये यहाँ तक है, ये इसके साथ, यहाँ नहीं है इसके साथ। भाई कार्बन में अपने आप में क्या हुआ? ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। भाई कार्बन पहले अकेला था, अब ऑक्सीजन का कार्बन मोनोऑक्साइड बना। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ही हैवी गैस होती है, जैसे अंगीठी वगैरह जलाते हैं ना तो उससे निकलती है, बहुत तेजी से निकलती है। और आप अचानक से कभी कभी देखा होगा आपने, अंगीठी जला के सो रहे थे और सुबह पता चला वो बेचारे दुनिया में नहीं रहे, है कि नहीं? तो वो स्थिति क्या आती है जब आप अंगीठी जलाते हैं तो अपने आप में वो कोयला जब जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही देता है। इसे हम श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे किस प्रकार वो हमारे शरीर पर इफेक्ट डालता है, लंग्स पर आकर के कैसे चिपक जाता है, जो एल्वेली होती है उसी तरह बंद कर देता है। वो श्वसन तंत्र के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कार्बन और ऑक्सीजन, इसका फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है कि नहीं? ओके हो गया? अच्छा चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ तक है, आप आगे इसको वो कर देना, सही से नोट करना। ये कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि, इस वजह से इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा निकल के आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में भी और हाफ ईयरली क्वार्टरली एग्जाम जो होते हैं उनके लिए भी इंपोर्टेंट। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एक लाइन की डेफिनेशन है देखिएगा, फिर वही समीकरण उठाई हमने, देखो
बदली तो नहीं ना, एक ही समीकरण लिए। जिंक ऑक्साइड क्रिया कार्बन के साथ करा दिया आपने। जब जिंक ऑक्साइड क्रिया कार्बन के साथ करा दी, जिंक से ऑक्सीजन अलग हो गया, तो जब ऑक्सीजन अलग हो गया, रिड्यूस हो गया, तो इसलिए इसका हो गया रिडक्शन। और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन में अपने आप में ऑक्सीजन जुड़ गया, जिस वजह से इसका हो गया ऑक्सीडेशन। जिंक का तो रिडक्शन, कार्बन का हुआ ऑक्सीडेशन। तो दोनों चीजें एक साथ हो रही है, अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो रहा है, जिस वजह से इसे कह दिया रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है कि नहीं? ओके। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास अगला टॉपिक निकल के आता है, अपचयन के प्रभाव किस प्रकार पड़ते हैं। जो अपचयन अभिक्रिया किया आपने, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, दैनिक जीवन में क्या इफेक्ट डालता है। ये तो दो दो टॉपिक आएंगे थ्योरी के, एक तो विक्रगंधिता और एक संक्षारण। बस दो ही थ्योरी के टॉपिक है इसके अंदर, आगे हम डिटेल में करेंगे। फिर साथ ही साथ इसके क्वेश्चन भी करेंगे, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो बनाते चलेंगे इस चैप्टर से। अपचयन, अपचयन का प्रभाव। हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी अभिक्रियाएं आसपास होती रहती हैं, जिनमें धातु का संक्षारण या नष्ट होना कह सकते हैं, और खाद्य पदार्थ का विघटन यानी कि सड़ना उत्पन्न हो जाता है। इसे अपचयन की अभिक्रिया के प्रभाव बोला जाता है। जैसे धातु पर जंग लग गया, ये अपने आप में संक्षारण का उदाहरण है। जंग लगना और संक्षारण दोनों अलग चीज है, ये इसका उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना इसका उदाहरण है। कभी कभी बच्चे क्या कहते हैं, अगर संक्षारण पूछ लिया तो कह देंगे जी जंग लगना संक्षारण है। नहीं, वो उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, जंग लगना और संक्षारण दोनों अलग चीज है। अच्छा, जब हम खाद्य पदार्थ को काफी समय तक रख देते हैं और एक टाइम के बाद उसमें गंध होनी शुरू हो जाती है, बदबू होनी स्टार्ट हो जाती है, तो सड़ना शुरू हो जाएगा। ये भी अपने आप में क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। अब संक्षारण हम डिटेल में पढ़ते हैं, संक्षारण क्या होता है। जब संक्षारण की बात हो रही है तो संक्षारण को ही देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल एवं नमी से अभिक्रिया कर धातु की सतह संक्षारित यानी कि गलना शुरू हो जाती है, तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संक्षारण कहलाएगी। भाई वही आपके सामने डायग्राम में समझा हुआ है। कील थी आपके पास, वायुमंडल में रखी, तो वायु के संपर्क में आकर जल को एब्जॉर्ब करेगी और धीरे धीरे क्या हो जाएगी, अपने आप में गलना शुरू हो जाएगी, जंग लगना शुरू हो जाएगा, तो ये जंग जाएगी और नष्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इसे ही संक्षारण बोल दिया। नोट डाउन करके लिखा हुआ भैया, संक्षारण जंग लगना दोनों अलग चीज है, जो हमने अभी तुम्हें इससे पहले बताया। जंग लगना लोहे को जैसी धातु की सतह को नष्ट करना है, और संक्षारण हम क्या कह सकते हैं, खाने को क्या कह सकते हैं आप, सड़ना, वो संक्षारण में भी आ सकता है। ठीक है। हाँ, तो चलिए अब संक्षारण से बचाव कैसे होगा भाई। संक्षारण होगा, हमारी चीजें खराब होगी, लोहे की जो वस्तु लाई आप खराब होगी, उसको बचाना चाहते हैं तो कैसे बचाया जाएगा। जस्तीकरण कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन यानी कि जस्ते की परत चढ़ा सकते हैं, धातु की सतह पर पेंट कर सकते हैं, ऑयल या ग्रीस कर सकते हैं, इस पर तेल लगा कर रख सकते हैं, या सीधा सीधा ग्रीस लगा सकते हैं, वो अपने आप में सुरक्षित हो जाएगी। संक्षारण कैसे होता है, होता कैसे है, संक्षारण की बात कर रहे हो रहा, संक्षारण पर कैसे हो रहा। तो ये कोई कील थी आपके पास, इसमें जल, यदि जल यानी कि नमी है, नमी के पास आपको पता है कोई नमी आ जाती है कहीं पर, वहीं पर जल की मात्रा अपने आप में बढ़ जाती है। और वायु, वायु में भी खुद अपने आप में नमी होती है। तीनों मिलकर के जब इसके इस पर अटैक करेंगे या तीनों के साथ संपर्क में आएगी, तो अपने आप में जंग लगना प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो वस्तु जो अभी है लोहे की पड़ी हुई है कहीं पे भी, तो आप कह सकते हो वो जंग लग के नष्ट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा विक्रगंधिता। क्या आता है, विक्रगंधिता। विक्रगंधिता भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भोजन रखते हैं ना कुछ टाइम के लिए, बहुत समय के लिए रखा रहता है, वो धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है, इसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है। उसकी क्या कारण होता है, उसे ही विक्रगंधिता का नाम दिया। भोजन में उपस्थित वसा व तेल के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के कारण उसमें स्वाद व गंध में परिवर्तन होना, बदबू आना, ये इस प्रकार की प्रक्रिया को विक्रगंधिता का बोल दिया। भाई वसा और तेल जब संपर्क में आया वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, जिस वजह से क्या होगा, उसमें गंध शुरू हो जाएगी, तो उसे ही विक्रगंधिता बोल दिया। विक्रगंधिता की प्रक्रिया इस प्रकार होगी, वसा या तेल ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो अपने आप में ऑक्सीकरण हो जाएगा, उसका वसा या तेल क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, और उसका स्वाद क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और गंध या बदबूदार चीजों में परिवर्तित हो जाएगा। तो या तो उसमें बदबू हो जाएगी, या गंध अच्छी प्रकार की गंध हो जाएगी, या सड़ना शुरू हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं डायग्राम के माध्यम से हमने समझाया गया। ठीक है। यदि ऐसे ही सुंदर सुंदर नोट, हैंड राइटिंग नोट आप पाना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख भी सकते हैं, सर हमें ऐसे नोट दे दीजिए, हमें तो आपके नोट से पढ़ना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, यानी कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा आपका, भाई आगे नहीं आएगा, इतना महंगा पेट्रोल है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारे पास विक्रगंधिता के बाद हमारे पास निकल आता है, लास्ट टॉपिक था हमारा विक्रगंधिता। अब हम कुछ पॉइंट करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं जो हमारे एनसीईआरटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं। वो क्या क्वेश्चन है देखिएगा। पहले सबसे पहले हमें तो ध्यान रखना है, जो हमारे पास संतुलित समीकरण है वो क्यों करनी होती है। हमने शुरू में बताया आपको, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब समीकरण संतुलित कैसे करनी है हम ये सीखते हैं। ये अपने आप में एक लंबा प्रोसीजर, लंबा टॉपिक है। आप जाकर के हमारी वीडियो दी हुई है समीकरण संतुलित पे, वो भी जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल हम के सामने 4-5 इक्वेशन ले हैं, 5 समीकरण लेकर आए, इनको संतुलित करके दिखाएंगे। ज्यादा डिटेल में करना है तो इस पर अलग से वीडियो बना सकते हैं, तो सर हमारी समझ में नहीं है, आप अलग से वीडियो बनाइए। क्यों कर रहे हैं संतुलित, ये हमने आपको बताया, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। तो जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 1, यहाँ क्लोरीन की संख्या 2, इधर भी क्लोरीन की संख्या 1 ही है, तो इन दोनों को बैलेंस करना है। तो 2 है इसलिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। पहले इजी इजी करेंगे, फिर आप धीरे धीरे हार्ड पे चलेंगे। तो जैसे अपने 2 लगाया तो समीकरण बैलेंस होगी कि नहीं होगी, 2 ही हाइड्रोजन की संख्या होगी और 2 ही क्लोरीन की संख्या होगी। नेक्स्ट समीकरण, तो समीकरण हमारे पास क्या निकल के आते हैं, यहाँ पे H2 प्लस Cl2, तो समीकरण बनी हमारे पास 2
HCl, ये बनती है हमारी सही इक्वेशन। ओके, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ सोडियम की संख्या 2, यहाँ सोडियम की संख्या 1 है, और इधर कार्बन डाइऑक्साइड, या सीधा सीधा आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO3, आप कह सकते हैं CO3 1 है, इधर 1 है, जबकि एक एक देखना है। कार्बन इधर 1 है, कार्बन इधर भी 1 है। ऑक्सीजन की संख्या 3 है, और इधर ऑक्सीजन की संख्या 3, ऑक्सीजन तो बैलेंस है। कैल्शियम की संख्या 1 है, कैल्शियम की संख्या इधर कितनी है, 1 ही है। बस क्लोरीन की संख्या 2 है, क्लोरीन की संख्या 1 है। तो पहले हम बात करते हैं धातु की। धातु कौन है, सोडियम, सोडियम को बैलेंस कर दीजिए, तो यहाँ 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो गया। तो क्लोरीन की संख्या बराबर होगी, कैल्शियम की संख्या बराबर होगी, आप देख सकते हैं। तो इन्हें सही तरीका, यानी कि बैलेंस करने का तरीका होता है, पहले धातु को ध्यान दे, सबसे पहले नंबर पे धातु, फिर अधातु, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन, और सबसे लास्ट पे हाइड्रोजन को चेक करना। ये बैलेंस हो जाएगी, ये बैलेंस करने का तरीका है, ठीक है। ओके हो गया। तो अब हम करते हैं सेकंड समीकरण। सेकंड हो चुकी है हमारी, थर्ड पे चलते हैं। तो कैसे हो जाएगी, लिख दीजिए, आपके सामने यहाँ लिख दिया हमने, 2 यहाँ लगाना, बस समीकरण बैलेंस होगी। नेक्स्ट, HNO3, सिल्वर नाइट्रेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इनके साथ साथ नाम भी याद रखने हैं आपको, नीचे नाम नोट डाउन कर सकते हैं अपने अपने जो नोट्स बना रहे हैं उसमें जाकर के आप इनके नाम लिखने हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ये क्या है, ये क्या नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई जा रही है, तो हमारा अपने आप में NO3 के 2 अणु हो गए। देखो, एक अणु था इधर, इधर 2 अणु हो गए। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 ही है, ये तो बैलेंस है। बट यहाँ जो अलग अलग ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये गड़बड़ कर देगा। हाइड्रोजन संख्या इधर कितनी है, 2, इधर कितनी है, 4। दोनों को बैलेंस करना, पहले हम बैलेंस करने पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले NO3 की बात करते हैं, तो यहाँ लगा दीजिए आप। तो जैसे हमने 3 बैलेंस किया, तो हमारे पास कौन बैलेंस हो गया, कैल्शियम बैलेंस हो गया, ठीक है। तो 2 ही आपको यहाँ लगाना है, तो कैल्शियम बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया, इस वजह से कैल्शियम बैलेंस हो गया। और सोडियम और ऑक्सीजन की बात करें पहले, भाई हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में देखना, हमें बोला कैल्शियम बैलेंस कर दिया आपने, और नाइट्रोजन बैलेंस कर दिया। नाइट्रोजन की संख्या इधर कितनी है, तो, और ये इधर से आ रहा, 2 इधर से, 2 इधर से, तो 4 आएगा, तो 4 आएगी नाइट्रोजन की संख्या, ये ध्यान रखना आपको। 2 तो आपके पास ये वाला जुड़ेगा, ये वाला, और 2 ही ये वाला जुड़ेगा। तो 2 तो इधर से आ रहा, 2 2 इधर से, 4 हो गए, तो 4 हो गई, जिस वजह से यहाँ हमें 4 लगाना पड़ेगा। ओके, तो अब इसको चेक करो, देखो समीकरण को चेक कर रहे हैं। नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, कैल्शियम बैलेंस हो गया। अब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 तिया 12, 4 की गुना होगी इसके साथ, तो 4 तिया 12, और 2 इधर से आया, 2 और 2 इधर से, 12 4 16, ठीक है, कितने हो गए, 16। अब इधर आ जाते हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, पहले हम ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये 3 दूनी 6, और 6 और 2 इधर से आया, 6 दूनी 12 हो गया, करने कितने, 16। यहाँ कितने हैं हमारे पास, 1 है, तो यहाँ 4 लगा दीजिए। जब आपने यहाँ 4 लगा दिया, तो देख सकते हैं, जब यहाँ 4 आपने नोट डाउन किया, 4 लगाया, तो हमारे पास कितना हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, अपने आप में बैलेंस हो गया, देखिएगा यहाँ आपने 4 लगाया, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन अपने आप में बैलेंस हो गया। देखिए कैसे, ये 4 तो इधर है हाइड्रोजन, और इधर की बात करें 2 दूनी 4 इधर है, 8 हो गए, और 4 दूनी 8, 8 हो गए, बैलेंस हो चुकी, समीकरण हो चुकी बैलेंस। एक एक करके हमने तीनों चीजें, जो आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं, हमने कहा इस पर अलग से टॉपिक पे वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं जाकर के, हमने आपसे पहले ही चर्चा की थी। बाकी हमने साथ ही साथ समझाते चल रहे हैं आपको, एक एक करके चीजें समझा रहे हैं आपको। अच्छा, फोर्थ समीकरण देखते हैं। सोडियम है, इधर संख्या सोडियम की 1 है, बैलेंस है पहले तो। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 ही है, ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 2 नहीं है, बल्कि इधर तो 3 है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा भाई। तो 2 आप यहाँ लगा दीजिए, तो ये हो गए 4। तो हाइड्रोजन इधर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे भी आप 2 लगा दीजिए, हाइड्रोजन भी 4। अब जब हमने जैसे ही 2 यहाँ लगाया, तो नाइट्रोजन, सोडियम है अनबैलेंस हो गया, तो सोडियम के लिए 2 यहाँ लगाना पड़ेगा। अब पूरी समीकरण बैलेंस है, चेक करें, सोडियम 2 है, इधर भी सोडियम 2 है, इधर जो ऑक्सीजन है इधर 2 हो जाएंगे, और इधर भी 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, 2 यहाँ पर हो गए, 2 यहाँ पर 4, तो समीकरण बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट समीकरण देखते हैं, लास्ट हमारे पास ये सोडियम क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया कर रहा, तो यहाँ चेक करेंगे, तो ये समीकरण बैलेंस है। कभी जो बैलेंस हो रहा है, किस पे जबरदस्ती करके बैलेंस करने पर लग रखे आप, पहले चेक करना है वो समीकरण संतुलित है या नहीं है। चेक कर सकते हैं, समीकरण संतुलित है। सिल्वर की, यानी कि Ag की संख्या 1 है, तो Ag इधर 1 है। क्लोरीन की संख्या 1 है, तो क्लोरीन भी इधर 1 है। सोडियम की संख्या इधर 1 है, इधर भी 1 ही है। NO3 संतुलित है। तो ये अपने आप में संतुलित समीकरण लिखी थी हमने, ताकि आप क्या करें, संतुलित को ही जबरदस्ती करके संतुलित कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रही, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन निकल के आता है, जो हमने पीछे पढ़ा भी, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया एक एक समीकरण लिखिए, तथा उष्मा शोषी उष्मा सेपी अभिक्रिया क्या होती है लिखिए। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पढ़ के भी आ चुके हैं। उष्मा शोषी यानी कि जब आप उष्मा का उत्सर्जन मतलब जब आप कह सकते हैं, जब उष्मा के रूप में कोई अभिक्रिया संपन्न होती है, तो उष्मा के रूप में अभिक्रिया उष्मा वियोजन कहलाएगा। प्रकाश के रूप में प्रकाश वियोजन, विद्युत के रूप में विद्युत वियोजन। ये समीकरण के साथ साथ आपको खाली समीकरण दर्शानी थी, वो हमने आपके सामने समीकरण दर्शाए, पीछे हम करके भी आ चुके इस चीज को। नेक्स्ट आता है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का। सिल्वर के शोधन में नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए जिस कॉपर धातु का विस्थापन किया जाता है, इस प्रक्रिया को अभिक्रिया लिखिए। मतलब इसकी केवल हमें अभिक्रिया लिखनी है। कॉपर लिया और सिल्वर नाइट्रेट लिया, जैसे हमें बोला था, तो अपने आप में कॉपर नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर धातु अपने आप में अलग हो जाएगी। ये हमें समीकरण देनी थी, जो आपके सामने दर्शाई हुई है।
अवक्षेप क्या होता है? प्रेसिपिटेट बोला था पीपीटी। जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे 12th में या बीएससी वगैरह में प्रैक्टिकल करेंगे तो पीपीटी दिया जाता है, उसको प्रैक्टिकल करने के दौरान दिया था भाई बताइए ये इसके अंदर प्रैक्टिकल करके दिखाइए, जो आपको सैंपल दिया, सैंपल का जिस तरह पीपीटी बोल देते हैं उसको पीपीटी बोला जाता है। प्रेसिपिटेट प्रैक्टिकल के दौरान करना होता है। ठीक है, उदाहरण देकर समझाइए कि आपके पास अवक्षेप से आप क्या समझते हैं। जिस प्रक्रिया में एविल अवक्षेप निर्माण होता है अवक्षेप प्रक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल बैरियम सल्फेट है हमारे पास, सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ, इसका सफेद अवक्षेप का निर्माण होता है। कोई प्रक्रिया करिए उसमें जो चीज़ प्राप्त हो रही है अलग से उसको हम कह रहे हैं अवक्षेप बोल देंगे, ये अवक्षेप है। जैसे आपने खाना बनाया, खाना बनाने के दौरान जो अलग से चीज़ प्राप्त हुई है, भाई पहले खाना आ रहा था, खाना बनाने के बाद आपने टेस्टी बना दिया, अवक्षेप ही है, एक तरह का वो अवक्षेप है। वो अपने आप में क्या है? अवक्षेप है। या आपने क्या किया, सीधा सीधा ये कह सकते हैं दूध था, दूध से आपने दही बना दिया, दही भी अपने आप में एक अवक्षेप का ही उदाहरण आएगा। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई आपकी। लास्ट टॉपिक हमारा, जब अवक्षेप की बात की जाती है, हमने अभी एग्जांपल में आपको बताया था अवक्षेप दो पत्तियों में आपस में मिलाने से जो आपको अलग अलग अवक्षेप बनता है, एक तो दो पत्ती विलयन में आपस में मिलाने से एक अविलय अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप ठोस अविलय होगा, जैसे आप कह सकते हैं हमने सॉलिड के रूप में भी कोई अवक्षेप प्राप्त किया उसमें भी दिया जा सकता है, या अवक्षेप छान कर भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे छाना ऊपर से चाय पत्ती रहेगी वो अवक्षेप कहलाएगा, जैसे चाय बनाई आपने तो ऊपर चाय पत्ती दिखाई देगी वो अवक्षेप ही हो। अपने आप में अलग अलग एग्जाम्पल है। तो वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो जैसी भी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर हमें और बेहतर बना के दिखाइए, हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, क्या समझ नहीं आया वो भी हमें बताइए ताकि हम और बेहतर आपके लिए बना सकें। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।